तो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत स्टे इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। मौर्य काल की सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 है ये। इस वीडियो में मैंने मौर्य काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और मौर्यकालीन कला, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए। इस वीडियो मैंने आपको जो क्वेश्चन है आपके कमेंट में कि आपकी रिक्वेस्ट पर कि सर आप इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन दीजिए, जिससे हम थोड़ा सा वो भी चाहते हैं किस तरह से, तो मैंने इसमें बहुविकल्पी कुछ प्रश्नों को लिया है और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिया है। लेकिन एक बहुविकल्पी प्रश्न के साथ में 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को भी जोड़ा है। तो ये नहीं कि एक प्रश्न के साथ आपको एक ही माध्यम क्वेश्चन देना। तो मेरा उद्देश्य एक क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चनों को कोऑर्डिनेट करना। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए। कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या मुझे कॉल करके आप पर्सनली पूछ सकते हैं, या मेरे घर पे आकर आप मुझसे पढ़ सकते हैं फ्री में। तो आप अपने चैनल जीत स्टे इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, आपको लाइक करिए, क्योंकि आपका जितना लाइक करते हो मुझे उतनी से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। किस ग्रंथ में अग्निबाण तथा त्वरित चिकित्सा सेवा मतलब एम्बुलेंस का उल्लेख मिलता है? तो आप सोच के बताइए। अर्थशास्त्र, इंडिका, महावास, स्वप्नवास, बदत्ता। इन चारों प्रश्नों में से आप बताइए सोच के कि इन चारों प्रश्नों में से कौन सा हो सकता है। देखिए, महावास पतंजलि ये हो नहीं सकते, स्वप्नवास बदत्ता के लिखे हो नहीं सकता, इंडिका मेगस्थनीज। तो अर्थशास्त्र में त्वरित चिकित्सक या एम्बुलेंस सेवा का उल्लेख किया है, मतलब इमरजेंसी सेवा, किसी को कुछ हो जाए तो इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट चलते प्रश्न पर। कश्मीर में हिंदू सभ्यता के विकास का श्रेय किस मौर्य शासक को जाता है? तो जालौक, संप्रति, दशरथ या बैदत्त। इन चारों में से आप कोई ऑब्जेक्ट बताइए, सोचिए और मुझे कमेंट में बताइए। देखिए, कश्मीर में हिंदू सभ्यता के विकास का श्रेय जालौक को जाता है। देखिए, दशरथ आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था, संप्रति जैन संप्रदाय का अनुयायी था, बैदत्त अंतिम मौर्य शासक था। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा जालौक। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। इनमें से किसने कहा था कि राजा को मंत्रियों से सलाह लेनी चाहिए? अकेला पहिया नहीं चल सकता, मतलब कि राज्य को चलाने के लिए राजा को मंत्रियों की सलाह लेनी चाहिए। देखिए, अब कालिदास है, एक कवि है, लेखक है। मेगस्थनी विदेशी है, कामद नीतिशास्त्र के लेखक हैं, ये मौर्य काल के बाद में है। तो आप खुद एक कमेंट सोचा करो कि इनमें से पहले कौन सा नहीं होगा। कालिदास चंद्रगुप्त के समय का है, तो अब ये किसको सलाह दे रहा है? मौर्यवंश। तो मौर्यवंश का कौन है? कौटिल्य। इसका आंसर क्या हुआ? कौटिल्य, चाणक्य। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौटिल्य के अनुसार राजा को कितने घंटे सोना चाहिए? मतलब कौटिल्य के अनुसार राजा को कितने समय तक कार्य करना चाहिए? एक जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है, कौटिल्य के अनुसार राजा को कितने समय तक घंटे कार्य करना चाहिए या कितने घंटे सोना चाहिए? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे? व्यक्ति का आज के समय कम से कम व्यक्ति 6 घंटे सोना चाहिए। लेकिन उस समय कौटिल्य के अनुसार राजा को कितने घंटे सोना चाहिए? तो 3 घंटे सोना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रश्न को। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायनोसोरस कौन थे? या डायनोसोरस किसके देवता थे हमारे बात में? देखिए, शिव, विष्णु, इंद्र या कृष्ण। देखो, मेगस्थनीज डायनोसोरस किसको बताया है? शिव को। मेगस्थनीज डायनोसोरस शिव थे, या डायनोसोरस को किसका रूप बताया है? शिव को। और मेगस्थनीज के अनुसार हेराक्लिस कौन थे? आपके क्वेश्चन आता है, मेगस्थनीज ने हेराक्लिस किस देवता को बताया है? तो आपको क्वेश्चन ऐसा था, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। हेराक्लिस, डायनोसोरस तो शिव हो गया, और मेगस्थनीज के अनुसार हेराक्लिस कौन थे? तो मेगस्थनीज के अनुसार हेराक्लिस कौन थे? कृष्ण के भगवान के रूप में थे। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के अनुसार 2 क्वेश्चन, देखो, मेगस्थनीज के अनुसार शिव और कृष्ण है। अगर आपने विष्णु को निकाल दिया, इंद्र रह गया, लेकिन आप 2 में तो कन्फ्यूजन हो जाओगे कि हेराक्लिस को कृष्ण बताया और डायनोसोर को शिव बताया है। लेकिन हमें दोनों क्वेश्चन को याद रखना है कि हेराक्लिस के अनुसार या मेगस्थनीज के अनुसार हेराक्लिस को कृष्ण माना गया है और डायनोसोर शिव को। तो इन दोनों क्वेश्चनों को थोड़ा कोऑर्डिनेट करिए बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। में किस विदेशी लेखक ने आर्ष विवाह का उल्लेख किया है? मेगस्थनीज, नियार्कस, जस्टिन प्लूटा, चारों विदेशी लेखक हैं।
तो देखिए आर्ट्स विवाह का मतलब क्या होता था, पहले 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से 4 प्रकार के विवाह को मानता है, जैसे देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। इन 4 विवाह को शुभ विवाह माना जाता है। बाकी जो गंधर्व विवाह थे, असुर विवाह थे, राक्षस विवाह से, पेशाच विवाह, ये सभी को माना नहीं जाता। तो आर्ष विवाह के अंतर्गत 2 जोड़ी गाय बैल के बदले किए गए विवाह को आर्ष विवाह कहते हैं। इस विवाह का उल्लेख किसने किया है, आप सोच के बताइए, किस विदेशी लेखक ने? मेगस्थनीज ने। ठीक है, अब देखिए किस विदेशी लेखक ने स्वयंवर विवाह का उल्लेख किया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है, इनमें से किस विदेशी, इन्हीं से पूछा हूँ मैंने, इनमें से किस विदेशी लेखक ने स्वयंवर विवाह का उल्लेख किया है। अब आप सोच के बताइए। स्वयंवर होता है ना, स्वयंवर में अपनी मर्जी से वर को चुनना, जैसे सती ने शिव को चुना था अपनी मर्जी से, है ना, जिसे हम ब्रह्मा विवाह कहते हैं। तो सोचिए बताइए। देखिए अधिकतर जो हमारा भारत में, अधिकतर भारत के बारे में जब सब ने, इनमें चारों इतिहासकारों ने बोला है। तो स्वयंवर विवाह का उल्लेख नियारकस ने किया। किसने? नियारकस ने। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखेंगे, ध्यान से देखना, समझना। किसने कहा कि भारतीय ऊंची एड़ी वाले श्वेत रंग के जूते पहनते थे जो बहुत सुंदर लगते थे? देख कितने क्वेश्चन डीपली लेके आया हूँ मैं आपके लिए। किस लेखक ने कहा है? तो सोच के देखिए, नियारकस, प्लूटार्क, स्ट्रैबो और मेगस्थनी, चारों सभी विदेशी लेखक हैं। और इनमें से सभी विदेशी लेखकों ने भारतीय कपड़ा, वस्त्र, जो कपड़े वस्त्र एक ही बात है, और सभी समाज के बारे में, सबके बारे में उल्लेख किया है। तो बताइए किसने किया है? सोचिए, क्योंकि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। किसने किया? नियारकस ने। नियारकस ने काफ़ी उल्लेख किया है। किसने? नियारकस ने भारतीय कपड़ों का उल्लेख किया। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने कहा कि समृद्ध भारतीयों द्वारा हाथी दांत के कड़ा भूषण का प्रयोग किया था? तो किसने कहा इन चारों में से? एरियन, जस्टिन, कौटिल्य, मेगस्थनी। कौटिल्य ने तो भारत के जो समाज है उसके बारे में उल्लेख किया है, तो मेगस्थनी ने किया भी है, जस्टिन ने सोच हो सकता है। तो इन चारों में सोच के बताइए, इनमें से किसने किया होगा? हाथी से कड़ा भूषण होता नहीं जो लोग पहनते थे, बताइए, सोचनिए किसने किया? एरियन ने। किसने? एरियन नामक विदेशी यात्री ने इसका उल्लेख किया। किसके? हाथी दांत का। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मौर्य काल में वसूल किए जाने वाला कृत्रिम सिंचाई कर कौन सा था? कौन? उदक, भाग कर, या हिरण्य कर, या परिहारिका कर, या भाग कर। इन चारों में से आप सोच के बताइए कौन सा कर है। देखिए आपने पढ़ा होगा मौर्य काल, तो भाग कर क्या था? कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादकों पर लगे कर को भागकर कहते हैं। मतलब कृषि द्वारा कृषि पर जो उत्पादक होते थे उस पर लगे कर को क्या कहते थे? भाग। अब आपने हिरण्य कर सुना होगा। मौर्य काल में नगद लिए जाने वाले कर को हिरण्य कर कहते थे। अब सुनिए, परिहारिका कर क्या था? मौर्य काल में कर मुक्त गांव को परिहारिका कहते थे। तो ये 3 प्रकार तो आपको पता चल गए। तो बचा क्या? मौर्य काल में कृत्रिम सिंचाई कर पर लगने वाला कौन सा कर रह गया? उदक भाग कर रह गया। तो मौर्य काल में कई प्रकार के कर थे। पार्श्व का था, जैसे कोई व्यापारी है, उसे उस व्यापार पर अत्यधिक लाभ हुआ है, तो अत्यधिक लाभ होने पर उससे कौन सा कर वसूला जाता था? पार्श्व कर वसूला जाता था। सड़क पार कर या पुल पार करने पर तुरपुल कर वसूला जाता। तो मौर्य काल में कई प्रकार के करों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इस मौर्य काल में सबसे जो महत्वपूर्ण कर है हिरण्य कर और भाग कर है। एक बलि कर भी है मौर्य काल में, बलि कर भी मैं बताऊँगा आपको, बलि कर भी है, कई कर है। लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बलि कर है, वो एक प्रकार का भू राजस्व कर था मौर्य काल में। भाई देखो, मौर्य काल में भू राजस्व कर का था, एक बलि कर था, और जो कि निजी भूमि से भी प्राप्त कर था। भाई जो निजी भूमि से प्राप्त कर को क्या कहते हैं? मौर्य काल में बल्ली भूमि कहते। तो हमें हर किसी प्रकार से क्वेश्चनों को पकड़ना मौर्य काल के, क्योंकि मौर्य काल का सबसे बड़ा एक चैप्टर है जो एग्जाम में 100% आता है। किसी ना किसी एग्ज़ाम में, एसएससी में मान लीजिए, या रेलवे में, एनटीपीसी में भी मान लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में, पीसीएस में, रेलवे में, एसएससी में, हर एग्ज़ाम में मौर्य काल से संबंधित है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? उदक भाग कर होगा। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस यूनानी लेखक ने श्वेत लोहे से निर्मित तलवार का उल्लेख किया है? अब देखो, यूनानी लेखक है सभी, वैसे यूनानी मतलब क्या? विदेशी लेखक। ठीक है, और इस चीज़ को मैं नोट करना है। कार्टियस, एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क। सोच के बताइए आप, जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम बता नहीं पाएंगे। सोचिए। देखिए
कर्टियस ने भारत में श्वेत लोहे से निर्मित तलवार का उल्लेख किया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छांटना है कि कौन सा हो सकता है। देखो सब टफ है क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन पढ़ने से सब सिंपल होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेघश्रेणी ने भारतीय समाज को कितनी जातियों में बांटा है या कितने वर्गों में? 7 में बांटा है। कौन कौन से? दार्शनिक, अहीर, कारीगर, ये क्रम से हैं। दार्शनिक, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षण, व्यापारी, सभासद एवं मंत्री। मेघश्रेणी ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। आप सुनिए, मेघश्रेणी के अनुसार भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक क्वेश्चन आ चुका है, किसने कहा था कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा था? इनमें से किस विदेशी लेखक ने या यूनानी लेखक ने या किसी व्यक्ति ने ये कहा है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा था? तो किसने कहा है? मेघश्रेणी ने कहा है। एक क्वेश्चन तो इसको आपको याद रखना है कि मेघश्रेणी ने भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा का उल्लेख किया है। और बाद में 7 जाति कौन कौन 7 जातियों को भारतीय समाज में 7 वर्गों को किसने बांटा है? मेघश्रेणी ने। अब कौन कौन सी मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए इसी संबंधित क्वेश्चन देखिए, मेघश्रेणी ने इनमें से किस जाति का उल्लेख नहीं किया? मेघश्रेणी ने भारत में 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख किया है। अब इनमें से ऐसी कौन सी जाति है वो इसमें नहीं है। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, अभी मैंने बताया दार्शनिक, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षण, सभासद एवं मंत्री। तो आप खुद सोच के लगाइए, बताइए, चारों में से ऑप्शन लगा के सोच के बताइए कि इनमें चारों में से कौन सा नहीं हो सकता। कि जब आपने इतना कमेंट किया सर कि एक आध 2-4 क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्ट दिए, तो बताइए, आप स्वयं बताइए कि कौन सा नहीं हो सकता। तो आपको लग रहा है कि इसमें छत्ती नहीं है, छत्ती का उल्लेख नहीं किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेघश्रेणी ने किस दार्शनिक एवं सिकंदर के बीच वार्तालाप का वितरण किया या उल्लेख किया है? मतलब मेघश्रेणी एक भारतीय दार्शनिक और सिकंदर के बीच वार्तालाप हुई थी, और जिसके बाद सिकंदर उस दार्शनिक को अपने साथ ले गया था। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है? ब्रजबाहु एक जैनी थी। अश्वघोष कौन के समय थे? कौटिल्य के। तो अश्वघोष तो हो नहीं सकते, आप सोच के देखिए, अश्वघोष तो कौटिल्य के समय थे। ठीक है, कौटिल्य बाद में भी रहते, तो बचे कौन? तो ऐसे आपको लगाना है मंडलिक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ह्वेनसांग ने अशोक के कहाँ के स्तूप का उल्लेख किया है? कहाँ के स्तूप का उल्लेख किया है? तो मेघश्रेणी ने ह्वेनसांग के देखो कपिसा स्तूप, अंगारा स्तूप, सांची स्तूप या भरूच स्तूप। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं कि ह्वेनसांग विदेशी यात्रु संबंधी हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी पकड़ना है। तो आप बताइए, इसमें सोच के देखिए कौन से स्तूप का उल्लेख किसने किया है? ह्वेनसांग ने किया है। ह्वेनसांग कौन था? चीनी यात्री था, ये तो आपको पता है। पहले सबसे पहले बाद में आने वाला चीनी यात्री कौन सा था? फाहियान था। ठीक है, फिर इसिंग आया, कई विदेशी चीनी यात्री, सबसे बाद महाहुयान भी आया था। तो किसका किया? कपिसा स्तूप का किया है। और कपिसा स्तूप कहाँ पर है? किसी किताबों में मिलता है कि कपिसा स्तूप चीन में, कहीं मिलता है अफगानिस्तान में। तो चीन मानिए इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेघश्रेणी के अनुसार दार्शनिक कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए, 2, 3, 4 या 5, जिसमें ऑप्शन में 2 बार 4 टाइप हो गया है। तो मेघश्रेणी के अनुसार दार्शनिक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। ब्रोकामेन, या जिसे ब्रोकामेन को कहते हैं गृहस्थ दार्शनिक, या गृहस्थ दार्शनिक कहा जाए, या ब्रोकामेन दार्शनिक एक हो गया, या सारामेन या सन्यासी दार्शनिक। ये 2 प्रकार के दार्शनिकों का उल्लेख मेघश्रेणी ने किया है। तो अधिकतर जो वैसे पहले जो एग्जामों में आते थे कि मेघश्रेणी ने कितने प्रकार के दार्शनिकों का उल्लेख किया है? गृहस्थ 2 प्रकार के दार्शनिक, गृहस्थ और सन्यासी आश्रम। अगर एग्जाम में ये लैंग्वेज ना आए, तो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेघश्रेणी ने इसमें से किस प्रकार के दार्शनिक का उल्लेख किया है? ब्रोकामेन, सारामेन या चौथा दायागत, कोई भी तीसरा आया है, और चौथा इनमें से ए और बी या इनमें से कोई भी नहीं। इस तरह से ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में आता है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछने का तरीका, जैसे आपने सीटेट में एग्जाम देखा हो, ए सही है या बी सही है, या ए बी सही गलत है, या ए बी सही नहीं है। तो किस प्रकार से 2 प्रकार के दार्शनिकों का उल्लेख किया है? ब्रोकामेन और सारामेन नामक 2 प्रकार के दार्शनिकों का। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ग्रीक लेखकों ने गंगा नदी का उल्लेख किस देवी के रूप में किया है? अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। ग्रीक लेखकों ने गंगा नदी का उल्लेख किया है, लेकिन किस देवी के रूप में किया है? उपास्य देवी के रूप में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट तरीके से लिया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वो उल्लेख किया है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब कभी एग्जाम में आता है इनमें से कौटिल्य ने किस प्रकार के किस दास का उल्लेख नहीं किया है। तो हमें 9 प्रकार के दासों का पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। उदरदास नंबर 1 लिखते आइए। उदरदास, ध्वजाहत दास, गृहजात दास, दयागत दास, अहितक दास, दंड प्रणीत दास, कृत दास, लब्ध दास, आत्म बिक्री दास। ये 9 प्रकार के दासों को आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से सुन के लिख लीजिए। मैं दोबारा स्पीड से बोलता हूँ लेकिन लिख लीजिए। उदर दास, ध्वजाहत दास, गृहजात दास, दयागत दास, अहितक, दंड प्रणीत दास, कृत दास, लब्ध दास, आत्म बिक्री दास। ये 9 प्रकार के दास हो गए। अब देखिए सुनिए, कौटिल्य के अनुसार अस्थायी रूप से बंधक एवं आश्रित दास क्या कहलाते थे? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसी में 9 प्रकार के दासों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बंधक एवं आश्रित दास थे उन्हें कौटिल्य के अनुसार क्या कहा गया? स्थायी रूप से जो बंधक एवं आश्रित दास को क्या कहा गया है? अहितक दास। क्या कहा है? अहितक दास। देखिए सुनिए, एक क्वेश्चन है। कौटिल्य ने औपचारिक, परिचारिक एवं बंधिक संज्ञक स्त्री दासों का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया है। तो कौन कौन से आपसे पूछता है, इसमें से कौन कौन से स्त्री दास हैं? औपचारिक, परिचारिक एवं बंधकी, ये स्त्री दास हैं। इनको क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में दास प्रथा का उल्लेख मौर्य काल में किसने नहीं किया है? भारत में दास प्रथा को उल्लेख मौर्य काल में किसने नहीं किया है? मेगस्थनीज एवं स्ट्रैबो ने किया है। लेकिन भारत में दास प्रथा का उल्लेख किसने किया है? कौटिल्य ने किया है। भारत में कौटिल्य ने दास प्रथा का उल्लेख किया है, लेकिन भारत में कौटिल्य ने सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। लेकिन भारत में मेगस्थनी ने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन सती प्रथा का उल्लेख किया है। किसका? सती प्रथा को। इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगा अलग से ध्यान से। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अर्थशास्त्र में देवताओं की मूर्ति बनाने वाले शिल्पियों को क्या कहा जाता था? तो देवता कारू। तो देवता तो हो गया, देवता कहा जाता था, लेकिन वास्तविक रूप से क्या कहता था? तो कारू कहा जाता था। मूर्ति, देवता को मूर्ति बनाना देवता कारू कहा जाता था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मेगस्थनीज ने किस दार्शनिक एवं सिकंदर के बीच वार्तालाप का विवरण किया? ये मैं अभी ऑब्जेक्टिव में बता चुका था, फिर से टाइप हो गया है। तो अभी क्या कहा था आपको मैंने बताता, मर्लिख नामक दार्शनिक और सिकंदर के बीच के वार्तालाप का उल्लेख किया है। तो भले आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मौर्यों का वित्तीय वर्ष या राजकोषीय वर्ष किस माह से प्रारंभ होता है? तो किस माह से प्रारंभ होता है? आषाढ़ माह से। तो भारतीय कैलेंडर में आषाढ़ माह को या हिंदी के माध्यम से आषाढ़ माह को किस नाम से जानते हैं? जुलाई। कौन जुलाई? 22 जुलाई। ठीक है, यहाँ से हो गया। तो मौर्यों का वित्तीय वर्ष कहाँ से होता है? 22 जुलाई से प्रारंभ होता है। शक संवत को भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 ईस्वी को स्वीकार किया। शक संवत का प्रथम जो माह है या प्रथम माह किससे होता है? चैत्र माह से। चैत्र माह किसको कहते हैं? मार्च को। तो अब मैं शक संवत के 12 महीनों के नाम बताऊंगा, आप उन्हें ध्यान से नोट कर लें। लेकिन डेट कब से याद करनी है? 22 मार्च से शुरुआत होनी है। 22 मार्च। चैत्र हो गया, चैत्र के बाद बैसाख, बैसाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद सावन, फिर भादव, फिर क्वार, कार्तिक, अगैन, पूस, माह, फागुन। फागुन का जो महीना होता है ये 15 फरवरी से होता है। 21 फरवरी, 15 फरवरी के बाद 21 फरवरी से। तो कहते हैं ना कि होली आने है फागुन में महीने में होली, तो होली के कहते हैं कि होली आने वाली है। तो इसी माह से हम कहते हैं कि होली का प्रारंभ हो जाता है। तो ये हमारे महीने होते हैं। हमारे जो कैलेंडर में महीने प्रारंभ कैसे होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। लेकिन हमारा जो वित्तीय वर्ष से कहाँ से शुरुआत होती है? 1 अप्रैल से, क्योंकि 30 मार्च तक हमारा जो है जो बजट पेश होता है, वैसे फरवरी में बजट पेश होता है, लेकिन जो वास्तविक रूप से हमारा जो माने जाते हैं जैसा LIC में किसी भी होता है उनका लास्ट मंथ मार्च का माना जाता है। तो 30 मार्च तक हम अपना जो है टैक्स जमा करते हैं, सारा काम हम 30 मार्च तक करते हैं। तो हमारा जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च तक। जैसे RBI का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से लेके
31 मार्च तक। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल से 30 मार्च तक हमारा होता है, इनका आषाढ़ से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, किसका, मौर्य वंश का प्रारंभ होता है और फागुन तक चलता है। तो फागुन से ख़त्म हुआ, चैत्र का प्रारंभ होता है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मौर्य काल में भूमि माप की इकाई क्या कहलाती है? तो मौर्य काल में भूमि माप की इकाई निर्वर्तन कहलाती थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे मौर्य काल में अनाज माप की इकाई क्या कहलाती थी, क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है। अनाज जो मापती है, अनाज मापने का भाई इतना हो गया बटाई, है ना, इस तरह से। तो मौर्य काल में, याद रखना क्वेश्चन को, मौर्य काल में अनाज माप की इकाई को दौड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दौड़। तो दोनों क्वेश्चन को आप कोऑर्डिनेट करना। बाई चांस कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया तो मौर्य काल में माप की अनाज की माप की इकाई क्या कहलाती थी? तो दौड़ कहलाती थी। यहाँ तक कोई डाउट? तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। अशोक के रूमंदई अभिलेख में किन 2 करों का उल्लेख मिलता है? तो किन 2 करों का उल्लेख मिलता है? भाग और बलि। तो मैंने आपको बताया रूमंदई स्थल की खोज किसने की थी? फ्रीयर ने। कब की? 1750 ईस्वी में। सबसे पहला जो खोजा गया वो था अशोक का अभिलेख, वो दिल्ली मेरठ था और बाद में पढ़ा गया दिल्ली टोपरा था। तो ये बाघ और बलि 2 करों को याद रखना है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं। मौर्य काल में आयात कर को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में आयात कर को प्रवेश कहा जाता है। आपसे पूछता है मौर्य काल में निर्यात कर को क्या कहता है? क्वेश्चन तो कैसे ही पूछता है। तो मौर्य काल में निर्यात कर को निष्काम कहा जाता था। देखो, आयात जो प्रवेश कर था वो 20% लिया था। कितने परसेंट लिया था? आपसे पूछते हैं कितने परसेंट? 20% आयात कर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब देखते हैं। मौर्य काल में खड़ी फसल को माप कर उस पर कर लगाने वाला अधिकारी क्या करता था? जैसे फसल हुई 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, जितनी बीघा ज़मीन होती थी उस फसल को माप लिया जाता था। उससे कह दिया था कि जैसे 5,000, 10,000 जैसे ही पैसे होते थे उस समय, तो क्या कहता है? रज्जु ग्राहक। क्या कहता है? रज्जु ग्राहक होता है उस प्रकार से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। कॉटन ने एक वर्ष में कितनी फसल उगाए जाने का उल्लेख किया है? कॉटन ने वर्ष में 3 फसल उगाए जाने का। कौन सी 3 फसल? खरीफ, रबी और जायद की फसल। तो आपको मालूम है रबी की फसल कब उगाई जाती है कि नवंबर और दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ की फसल जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर, और जायद की फसल जिसे नकद फसल कहते हैं। ऐसे मैगजीन ने भारत में कितनी प्रकार की फसलों का उल्लेख किया है या कितनी बार फसल का उगाए जाने का उल्लेख किया है? क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो मैगजीन ने भारत में 2 बार, कितनी बार? 2 बार फसल उगाए जाने का उल्लेख किया है। और कॉटन ने कितनी बार फसल उगाए जाने का उल्लेख किया है? 3 बार। दोनों को कोऑर्डिनेट करना कि बाई चांस अगर मैगजीन पूछे तो 2 और कॉटन 3, तो कॉटन 3 नामों से अच्छा है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मौर्यकालीन मानक सिक्का और सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था? तो कौन सा था? पड़। तो देखिए पड़ कहाँ किसका बना था? चांदी का सिक्का था। तो चांदी के सिक्के कई थे, धरण, सतनाम, कृपाषण, ये मौर्यकालीन सिक्के थे और पहले भी इसमें थे, सतमान नाम पहला सिक्का भी था। अब मौर्य काल में पूछा तांबे के सिक्कों क्या कहता था? मौर्य काल में तांबे के सिक्कों मासक कहा था। और मौर्य काल में छोटे तांबे के सिक्कों क्या कहता था? आपसे क्वेश्चन ये पूछता है। मौर्य काल में छोटे तांबे के सिक्कों को काकड़ी कहा जाता था। एक क्वेश्चन हो गया मौर्य काल, सोने का, तांबे का हो गया और चांदी का। अब आपसे पूछे मौर्य काल में सोने के सिक्कों क्या कहता है? तो मौर्य काल में सोने के सिक्कों को स्वर्ण कहा जाता था। क्या कहता? स्वर्ण। सोना अलग होता है, स्वर्ण भी आपको माने सोना होता है, लेकिन स्वर्ण वो आधा सा होता है, ये पूरा सुवर्ण। ठीक है, तो 3 हो गए, चांदी, तांबा और सोना। तो तांबे का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तांबे के छोटे सिक्कों क्या कहता है? एग्जाम में ऐसा पूछ चुका है। तांबे के छोटे सिक्कों क्या कहता है? काकड़ी। और चांदी का सिक्का जो मौर्य काल में 25 सिक्का था, क्या कहता है? पड़। चांदी का सिक्का आपको याद रखना है, इस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर लेना और तब देखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली या अपनाने वाली महिला को या स्त्री को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ऐसे किस प्रकार से कहे? अपनाने वाली, अपनी मर्जी से करने वाली महिला को क्या कहता है? रूप जीवा। अब गुप्त काल में इनको कहता गणिका कहते थे। इससे पहले भी मध्य जनपद काल में गणिका कहा जाता था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौर्य प्रशासन में राज की आज्ञाओं को लिपिबद्ध कराने तथा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कौन उत्तरदायी था? या मौर्य काल में राजा के आज्ञा को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो मौर्य काल में राजा की आज्ञा को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी प्रशस्ता कहलाता था। एक विभाग था, डिपार्टमेंट था इस प्रकार से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जातक कथाओं में कितनी प्रकार की सीढ़ियों का उल्लेख किया है? तो जातक कथाओं में 18 प्रकार की सीढ़ियों का उल्लेख किया गया। एक क्वेश्चन जो हो गया आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, और भी हैं।
किस ग्रंथ में अधिकारियों को नगद वेतन देने का सुझाव दिया गया है। मतलब अधिकारी होते हैं जो डिपार्टमेंट, बड़े बड़े अधिकारी, उन्हें कैसे वेतन चाहिए, नगद। तो किस में मिलता है, अर्थशास्त्र में। अब किसने ये कहा कि भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं था। मतलब जो भारतीय कानून सजा देते थे तो उनके पास कोई लिखित कानून नहीं था, अपनी मर्जी राजा ने जैसा कानून नियम बनाया वैसे दे दिया, कोई लिखित कानून नहीं था। तो किसने कहा है, मेघश्रेणी ने। तो दोनों क्वेश्चनों को कोऑर्डिनेट करना। मेघश्रेणी ने कहा कि भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, अशोक के स्तंभों के शीर्ष भाग को कैसे जोड़ा गया है। तो अशोक के शीर्ष स्तंभ भाग थे उनको कैसे जोड़ा गया है, तांबे की कील द्वारा। जो अशोक के स्तंभ होते हैं ना, आपने देखा कभी स्तंभ देखना, तो अशोक के स्तंभ को किससे जोड़ा, तांबे की कील के द्वारा जोड़ा गया। एक क्वेश्चन देखिए, मौर्यकालीन मण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली है, अयोध्या से। कहाँ से मिली है, अयोध्या से। क्वेश्चन को नोट कर लेना। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्य काल में यक्ष मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। मतलब मौर्य काल में यक्ष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मथुरा के परखम नामक स्थान से। तो आपसे पूछता है कि यक्ष मूर्ति कहाँ से प्राप्त है, और स्थान ना दे और ना ही काल दे, तो आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्य काल में किस स्थान से दो जैन तीर्थकों की प्रतिमा प्राप्त हुई हैं। तो किस स्थान से, लोहानीपुर नामक स्थान से। मथुरा का लोहानी नामक स्थान है जो पटना में है। आपसे पूछ, मैं तो मैंने लिख दिया यहाँ पर लोहानी नामक स्थान कहाँ पर, आपसे पूछे तो आपको याद रखना पटना के पास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वप्रथम किसने पाटलिपुत्र का उत्खनन कार्य कराया था। देखो मिस्ट्री में टाइपिंग हो गई है। 135 क्वेश्चन की है, 36 पहले आ गया, 135 बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। किसने, डी स्पूर्न ने। अब ये किसने क्वेश्चन पूछा, किसने कहा मौर्य ने स्तंभों की पॉलिश की कला ईरानियों से ज्ञान की। किसने कहा, स्पूर्न ने कहा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रोपड़ से प्राप्त मौर्यकालीन हाथी दांत से बनी प्रतिमा किस शासक का नाम उत्कीर्ण है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोपड़ से जो प्राप्त हुई है मौर्यकालीन प्रतिमा प्राप्त हुई है, उस पर हाथी दांत से बनी प्रतिमा है। सबसे पहले तो आती है आपसे, हाथी दांत की प्रतिमा मौर्यकाल में कहाँ से प्राप्त हुई है, तो रोपड़ से प्राप्त हुई है। एक क्वेश्चन जो आपसे सिंपल क्वेश्चन ये है कि मौर्यकाल में हाथी दांत से बनी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, रोपड़ से प्राप्त हुई है। अब जो रोपड़ से प्राप्त हुई है मौर्यकालीन प्रतिमा, उस प्रतिमा पर किस शासक की आकृति अंकित है। ये वेरी वेरी बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। किसकी है, बधुपालकस नामक शासक की। ऐसा होता है हर शासक के बेटे कई होते हैं, तो हर बेटा तो राजा बनेगा नहीं, तो उसमें से किसी और अन्य बेटे की प्रतिमा बनी हो सकती है मौर्य काल में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये आ गया ना 37 को, किसने पाटलिपुत्र को देखकर इसे संसार के मनुष्य नहीं बना सकते, ये तो देवता द्वारा निर्मित है। मतलब पाटलिपुत्र का जो महल बना था लकड़ी के बना हुआ महल था, आपको ये पता है लकड़ी का बना हुआ महल था पाटलिपुत्र का। तो किसने कहा, फायर से देख के कहा ये व्यक्ति नहीं बना सकते, ये तो मनुष्य नहीं बना सकते, तो देवताओं द्वारा बना हुआ वो है, इसीलिए इसको कहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैगजीन ने मौर्यों के राजमहल को किससे श्रेष्ठ बताया है। तो किससे श्रेष्ठ बताया, सुमा से। सुमा था एक राजा था, उसके से भी बताया है। तो कितनी बड़ी बात है, इंद्र होता है, इंद्र के महल से ही बड़ा बनाना बताना, उस तरह से बताया किसने, सुमा ने। मौर्यों ने, मैगजीन ने मौर्यों के महल को किससे श्रेष्ठ बताया, किससे, सुमा से श्रेष्ठ। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन सुन लिए, मैंने बताया था आपको कि मौर्यों ने जो कला सीखी है, पॉलिश कला करना सीखी है स्तंभों पर, किससे सीखी है, ईरानियों से। किसने कहा, स्पूर्न ने। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा इसलिए बता दिया कि बाई चांस किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आए। तो आपको अगर ये वीडियो सही अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और हो सके तो अपने दोस्तों, यारों, मित्रों, सभी को, भाई बहनों को शेयर करिए, जिससे कि आपकी लाइक मुझे मोटिवेशन देती है। तो इसीलिए आज हम करते हैं जय हिंद, वंदे मातरम।